स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को कंटिन्यू कराया जा रहा है और हम लोग की जो क्लासेस है वो सेकेंड सेमेस्टर को ही ध्यान में रख के की जा रही हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में पीवाईक्यू करते हैं, जिसमें हम लोग उसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। इस समय हम लोग सन 2022 के पेपर को कर रहे थे। सन 2022 और 23 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज से मतलब जो कल से हम लोग की क्लासेस होगी वो सन 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को मैं पढ़ाऊंगी। मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को मैं सन 2015 से 16 तक के मैं सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगी आप लोगों को। और आप लोग अच्छे से उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू से पेपर आता ज़रूर है। अगर 50 नंबर का पेपर है तो आप ये लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके हूबहू प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के रहते हैं। इसलिए आप उसको स्किप मत करिए, ध्यान से पढ़िए। और शाम को हमारी 6 बजे जो क्लास आती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अति लघु प्रश्नों को करते हैं जो आए हुए रहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं आप लोग के लिए। तो इसलिए हमारी दोनों क्लासेस को देखिए। आप इन दोनों क्लासेस को कंटिन्यू देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी तैयार होगा और आपको ये बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। साथ में ही आपके डर से एग्ज़ाम का जो डर होता है, यहाँ मैंने नहीं पढ़ा, मेरा तो कुछ नहीं तैयार है, तो ये डर भी आपके सर पे थोड़ा कम रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, तो तीनों एक दिन में पढ़ना, रिवीजन कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप पहले से ही कुछ सब्जेक्ट को तैयार करके रखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा आप रिलैक्स हो सकते हैं। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करिए और हमारे क्लास को कंटिन्यू देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि जिससे मैं क्लास आप डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे आप लोग ध्यान रखिए कि हमारी 2 क्लासेस आती है, एक 12 PM पे, एक 6 PM पे। तो ये दोनों क्लासेस आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इस बार क्या हुआ कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को एक तो पता भी नहीं रहता है कि क्या एग्ज़ाम आएगा, क्या मतलब थोड़ा भी आइडिया नहीं रहता है। बहुत से बच्चे तो ये सोचते हैं कि मैं तो क्या हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं तो बीएड कर रखा हूँ, फलाना ढमकाना, मतलब इसी में रहते हैं कि मैं तो सब कर लूँगा। उन्हीं बच्चों का हिंदी में बैक लग गया है। हिंदी सोचिए आप कि हिंदी में बैक लग गया है। तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम आप यही रहें कि नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, आप इसमें भी मत जी ज़िंदगी निकालिए। लेकिन हाँ, इतना भी कॉन्फिडेंस में ना रहिए कि मुझसे मैं तो टॉप ही कर दूँगा। टॉप कर देंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े टॉप कर दें, क्योंकि कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है और आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहा है उससे बचेगा वही तो आप कर पाओगे ना। इसलिए तैयारी, ये आप ना सोचिए कि ये डीएलएड है, कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको करके बस तुरंत नौकरी पा जाऊँगा, नहीं। लेकिन ये आपकी एक सीढ़ी भले ही है कि आप एक-एक कदम बढ़ाइए तभी आप सफलता की ओर अपने बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत छलांग लगा के पहुँच जाएँगे। छलांग लगाएँगे तो बीच में गिरने का भी चांस रहेगा। तो इसलिए ऐसा रिस्क मत लीजिए, अच्छे से डीएलएड करिए। डीएलएड करें, अगर आपने डीएलएड बहुत अच्छे से किया, अच्छे से तैयारी की, पढ़ाई की, चीज़ों को अच्छे से समझा तो आपके लिए टेट भी ईज़ी हो जाएगा, सीटेट भी और सुपर टेट भी। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को उठा के देख लीजिएगा कि ये कितनी बार क्वेश्चन ये पुट अप हुआ है। कहानी का महत्व लिखिए, मतलब जो ये स्टोरी है ये क्यों सुनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, महत्व पूछता है, उद्देश्य पूछता है, ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि घुमा घुमा के आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कितनी बार ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि मैं क्या भी बताऊँ आप लोगों को। कहानी का महत्व क्या है, कहानी इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी से क्या होता है कि ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखिए, कहानी बच्चों को क्यों सुनाई जाती है, क्यों एक छोटे बच्चों को हम लोग स्टोरी इसीलिए तो सुनाते हैं ना। उसमें क्या होता है कि बच्चा कौतूहल रहता है, जिज्ञासा रहता है उसके अंदर, अच्छा तो अब ये होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट बना रहे, आनंद उसको आए, है ना।
और उसकी जो थिंकिंग है, सोचने की जो क्षमता, इन सब का विकास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहानी सुनाते हैं। तो कहानी से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है और विद्यार्थियों क्या सर्वांगीण विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। सर्वांगीण में कल्पना शक्ति ओवरऑल आ जाता है। सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिकल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर देता है। नेक्स्ट, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। हिंदी का जो गद्य है, सर्वाधिक अंश क्या है? कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। आप कोई भी स्टोरी है अगर बच्चे को सुना रहे हैं और थोड़ा सा भी उसमें सजीव चित्रण मतलब चीज़ों को दिखा रहे हैं, अच्छा ये देखो, ये अभी घोड़ा जा रहा है, इस घास को खा लेगा, दूसरा आएगा इसको ऐसे मारेगा, मतलब कुछ भी आप स्टोरी अपने आप से अगर क्रिएट करके बच्चे को सुना रहे हैं और छोटा बच्चा है तो वो उसको ध्यान देगा, सुनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं और जितना ही क्रिएटिविटी के साथ आप उसको कहानियाँ सुनाएंगे ना, उतना ही ध्यान वो उस पे देगा। आप ऐसे सुना दें, एक जंगल में शेर रहता था, तो वो सोचेगा पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ठहराव के साथ चीज़ों को बताएंगे, कहीं पे आप अपनी आवाज़ कड़क रखेंगे, कहीं पे आप स्लो रखेंगे, तो इससे बच्चे का क्या होगा? इंटरेस्ट ज़्यादा बना रहेगा। और छोटे बच्चे क्या होते हैं? चंचल स्वभाव के होते हैं। तो हम लोग को क्या करना रहता है कि उनको एक जगह पे ठहराव करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। इसलिए कहानी जो होती है यह बहुत बड़ा रोल स्कूल में कहीं भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। क्या होता है कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी होती है। कहानी में घटनाओं का क्या होता है? सजीव चित्रण होता है। कहानी का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में देख लीजिए, कौतक, कौतूहल, कौतूहल मतलब क्या होता है कि इसमें जिज्ञासा। अच्छा, तो अब क्या होने मतलब बच्चे को एक वो क्या होता है? क्रिएटिविटी, कैपेसिटी होती है कि मैं कितना चीज़ों को बच्चे की, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बच्चा क्या सोच सकता है, क्या समझ सकता है। तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानी का क्या है? प्रमुख कौशल है। कहानी का जो प्रमुख कौशल, कहानी में कौतूहल, कौतूहल मतलब हम थोड़ा मेरे माइंड से स्किप हो रहा है कि इसको, चलिए मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। कहानी का महत्व बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का क्या है? एक अच्छा साधन है ना। कि क्या होता है कि बोर हो रहे हैं बच्चे काफ़ी बैठ के, देखते हैं कि आप छोटे बच्चे रहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं अपने दादी से कि दादी चलो हमें कहानी सुनाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि दादी अभी बताएंगी, एक पेड़ पे बंदर था तो वहाँ से वो आम फेंकता था तो हम नीचे से खा, मतलब ऐसे कुछ भी दादी लोग कहानियाँ बना देती थी और हम लोग सुनते थे और हम लोग को मजा आता था। तो बस कहानी एक मनोरंजन का भी साधन है। इसमें बच्चे क्या होता है, बच्चे जब ध्यान से सुनते हैं वो सब सारी चीज़ें, तो वही बच्चा जात के दूसरे को वो कहानी सुनाता है। अगर वह बच्चा ध्यान से नहीं सुना, चिंतन नहीं किया, तो वो दूसरे को जाके सुना पाएगा? नहीं सुना पाएगा। इसमें बच्चे के चिंतन, कल्पना शक्ति का भी तो विकास हो रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा, लोक कथा के माध्यम से बच्चों में मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लोक कथा क्या होता है कि इसके माध्यम से हम बच्चों के जो हमारे धार्मिक चीज़ें हैं उनकी छवि उनके मन में हम लोग डाल सकते हैं, है ना। उसी के माध्यम से कोई भी चीज़ है, देखिए कहानी क्यों सुनाई जाती है? कहानी हम किसी राजा की सुनाते हैं, चोर की सुनाते हैं, मतलब तरह तरह की कहानियाँ क्यों बनती है, क्यों सुनाई जाती है, क्यों बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा सुने? क्यों? क्योंकि हमें बच्चों के मन में तरह तरह के लोगों के बारे में सजग करना है, बताना है, उनकी भावनाओं को समझना है, उनको समझाना है कि कब हमें रोना है, कब हंसना है। इन सब चीज़ों की समझ हमें एक बच्चे के अंदर डालनी है। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी जानते हैं कि मौखिक शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं।
नेक्स्ट, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। आप ये कहानी का महत्व आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज़ करके इसका आंसर आप लिख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिए कि नहीं, ये नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कहानी का महत्व पूछ लेता है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता भी पूछ लेता है, तो आप जो चीज़ें हैं समझने लायक, आप उनको स्किप मत करा करिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में ही आप लोग कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, या सन 2019 का, मैं जहाँ तक है कि ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बताइए कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? जो वचन है, वचन का सही अर्थ क्या है? उसको अगर मैं ऑप्शन भी दूँ तो आप लोग ऑप्शन ध्यान से सुनिए और बताइएगा कि उसको हम लोग प्रतीक्षा बोलेंगे, बोली बोलेंगे, भाषा या संख्या। व्याकरण में वचन का सही अर्थ बताना है। प्लीज़ कमेंट में करके इसको बताइए। इससे आपके साथ में क्या होगा कि अति लघु प्रश्नों को आप पढ़ रहे हैं, साथ में मैं आपसे प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर पुट अप करूँगी, आप कमेंट में उसका आंसर देंगे, तो एक साथ आपको 2 चीज़ें तैयार होंगी। इसलिए ध्यान से चीज़ों को सुनिए और पढ़िए, और जहाँ तक हो सके आप चीज़ों को खुद अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखें। सिर्फ चीज़ों को समझिए। अगर आप अपनी दिमाग में किसी भी चीज़ की अगर छवि बैठा लेते हैं तो वो चीज़ें स्किप नहीं होती। बट आप देखते ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे हैं, आप ग्रेजुएशन करके, बहुत से ऐसे होंगे कि बीएड भी कर रखे होंगे, तब आए हैं डीएलएड करने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए, तो उन लोगों को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का माइंड वैसे ही शार्प है। मैं मानती हूँ कि आप लोग एक टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे सभी स्टूडेंट एक टीचर हैं, भावी टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे होंगे जो पढ़ा ही रहे होंगे किसी स्कूल में। तो आप क्या, कहानी के प्रमुख कौशल को तैयार कर लीजिए, कहानी का महत्व तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आएंगे ज़रूर आपके एग्जाम में। ध्वनि के प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे कि ध्वनि 2 प्रकार की होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इन ध्वनियों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर हमारे पास कोई शब्द नहीं रहेंगे, कोई ध्वनि नहीं रहेंगी, कोई प्रतीक नहीं रहेगी, तो हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक कैसे प्रसारित करेंगे, है ना? हम अपने भावनाओं को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है ना। जैसे हमने कहा का लिखा, ला लिखा, मैंने ये दोनों को दूर दूर लिख दिया, ये क्या हुए? वर्ड हुए। लेकिन अगर मैं इन दोनों शब्दों को मिला दूं, इन दोनों को आपस में मिला दूं, तो क्या हो गया? कल, है ना। कल मिलेंगे, कल वहाँ जाएंगे, तो ये सब क्या है? शब्द हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं? अपने भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं। ये हमारे भावनाओं को प्रसारित करने का क्या कर रहे हैं? एक साधन का प्रदान कर रहे हैं। तो शब्द क्या है? अपने भावनाओं को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देखिए आप लोग कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय? गतिविधियों पर आता है। अगर आप ही बताइए, कोई चीज़ हम लोग करके सीखते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को याद रहती है, या हम लोग को कोई बता दिया वो चीज़ें हम लोग को ज़्यादा याद रहती है? आप लोग का आंसर यही आएगा कि जो चीज़ हम लोग करके सीखते हैं, वो चीज़ हम लोग के माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है। तो वही चीज़ शिक्षा में भी लागू होती है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण और विद्यार्थी क्या होते हैं? दोनों क्रियाशील हैं। अभी आप देखें कि क्या होता है, बहुत से स्कूल में की ना बात करें, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि आए वो बोर्ड पे लिखा के और चले गए। तो उससे क्या हुआ कि टीचर तो सक्रिय हैं, लेकिन अगर वही टीचर लिखाते समय बीच में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले रहा है, तो छात्र भी सक्रिय रहेगा, लिखता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो सर अभी इसका आंसर मुझसे पूछ ले। तो जिसमें छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहेंगे, वही शिक्षा हमारी क्या होगी? गतिशील रहेगी।
गतिविधियों पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन, तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या होता है कि विद्यार्थियों की गतिविधियों का हम लोग मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं कि बाल सभा का आयोजन करा देते हैं, विद्यालय में पत्रिका का, है ना, आयोजन कराते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता मैंने 4 बच्चों को दे दिया कि आपको जल के बारे में क्या करना है, वाद विवाद करना है। उसमें बच्चे बहस करते हैं आपस में एक दूसरे, और जिसका निष्कर्ष अच्छा निकलता है वही क्या हो जाता है, उसका अच्छा मूल्यांकन होता है। अंत्याक्षरी कराते हैं हम लोग, वार्षिक उत्सव कराते हैं, बच्चे तरह तरह के गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, निबंध में, किसी ने संगीत में किया, किसी ने मतलब नृत्य में किया, हर तरह के जो बच्चे की जो गुण थे उसको क्या किया, वो निखारा, अब बाहर लेके आया। तो इससे क्या हुआ कि विद्यार्थी का मूल्यांकन हो गया। इससे हमें विद्यार्थियों के बारे में पता चला, साथ में ही क्या होता है कि बच्चों की जो ये प्रतिभा, जो बच्चे जिस चीज़ में निपुण रहते हैं वो उनकी निपुणता भी बाहर निकल के आती है। गद्य और पद्य में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गद्य एवं पद्य में अंतर लिखिए। पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई उपयोगिता नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद की कोई उपयोगिता नहीं। आप देखते हैं कि गद्य तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन पद्य क्या होता है हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उसमें सुर लय क्या होता है कि छंद बिंद रहता है कि हमें कहाँ कौन सी मात्राएं, रोला सोठा, ये सब मतलब इतना ज़्यादा छंद रहता है उसमें कि हम चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। यही होता है गद्य और पद्य में अंतर। गद्य का अर्थ लिखिए, जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे क्या होते हैं, गद्य हो गए, है ना। यही तो होता है ना कि गद्य रहता है हम लोग आराम से स्टोरी पढ़ लिए, लेकिन आप वो क्या होता है, दोहा होता है, देखिए, है ना, चीज़ों को हम दोहा पढ़ लेते हैं और उसके अर्थ सही से नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें छंद रहते हैं, मात्राएं रहती हैं, तो अगर उसका जानकारी हम लोग को अच्छे से नहीं है तो हम वो चीज़ें नहीं समझ में पाते हैं। यही गद्य और पद्य में अंतर होता है। सूक्ष्म पाठ, जैसा कि आप शब्द से ही पता चल गया, सूक्ष्म मतलब छोटा, है ना। बस छोटा चीज़ क्या हो गया कि हमने एक कोई टॉपिक लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया क्या, पेड़ पे ले लिया, कोई भी ले लिया, अपने आसपास की चीज़ों पे किसी पे ले लिया और उस पे 4 लाइन लिखाया और उसी 4 लाइन में अर्थ मैंने बता दिया, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म पाठ। और कोई ऐसी चीज़ है जिस पे क्या हो गया, निबंध हम लोगों ने लिखा दिया, तो वो विस्तार हो गया। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। वाक्यों की रचना, व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान, कोश में वृद्धि, मुहावरे, लोकांतरिया, शुक्तियाँ इत्यादि का ज्ञान हम लोग कहाँ करते हैं, सूक्ष्म पाठ में ही तो करते हैं ना। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है, द्रुत पाठ का शीघ्रता से पढ़ना। जैसे हमारे पास कोई भी बुक हो गई और हम उसको जल्दी 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 पढ़ते चले जाते हैं, हमारे से ऐसे ऐसे मतलब मन ही मन में हम लोग इतनी स्पीड से कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रुत पाठ। क्या होता है, दूत, आप इसको भूल जाएं इसलिए भूलिए ना, दूत जब हम लोग के ऊपर आ जाते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को शीघ्रता से पढ़ लेते हैं, द्रुत पाठ। द्रुत पाठ क्या होता है, शीघ्रता से पढ़ना। अभिव्यक्ति, किसी चीज़ को आप अभिव्यक्त कर ले जाएं वही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचार को भाषा एवं वाणी के रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति। हम अभिव्यक्त अपनी चीज़ों को कैसे करेंगे, या तो भाषा से करेंगे, या वाणी से करेंगे, या संकेतों के माध्यम से। यही 3 चीज़ें हैं ना, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, बस यही 3 चीज़ें हैं जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, बस वही है। आप इसको अपनी भाषा में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया था। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय
के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब प्रोफेसर रमन बिहारी हो या कोई भी बिहारी हो, आप इतना याद रखिए, ये मानो जो है मनुष्य जो अपने हृदय एवं भाव को प्रकट करने के लिए आप कोई ध्वनि निकालेंगे या संकेत देंगे तो वही क्या है, वही वो साधन है मौखिक अभिव्यक्ति के। जो बोल नहीं पाता है वो क्या करता है, इशारे ही तो देता है, संकेतों के माध्यम से ही तो चीजें समझाता है, लेकिन कर क्या रहा है, वो संकेत से ही अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर रहा है। तो मौखिक या संकेत के माध्यम से जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिस साधन का प्रयोग किया जा रहा है वही और मौखिक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, कहानी, व्याख्यान, कहानी कथन, ये सब क्या है, सारे मौखिक के साधन हैं। लिखित, जितनी चीजें आप लिखते हैं सब लिखित हो गया, लिखित अभिव्यक्ति, शार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, कविता लेखन, स्मरण, मतलब सब में आप लेखन लेखन लगा दीजिए, ये सब क्या है, लिखित अभिव्यक्ति। इन दोनों में आपको कुछ बताना समझाना नहीं था, आप बहुत ही आराम से इन चीज़ों को लिख लेंगे। अक्षर का अर्थ लिखिए, जो नाशवान ना हो, जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ नाश ना होना, आ का अर्थ है नहीं, किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। साथ में ही आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए जरा। आप लोग को मैंने कई बार बताया और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता जरूर है। मरकट का पर्यायवाची शब्द, मरकट का पर्यायवाची क्या होगा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि मरकट का पर्यायवाची क्या होगा। हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है, किसमें, स्वर और व्यंजन में, ये आप सभी जानते हैं। शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियां के समूह अथवा संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब जो व्यक्त विचार प्रतीक के रूप में क्या कर रहा है, उच्चारित कर रहा है ध्वनियां, वही हम लोग के क्या हैं, शब्द हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक। आप इसको देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त। मैंने ये आपको बताया है, समझाया है, जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही थी मैंने इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से बताया था, आप एक बार उसको जाके देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि उपसर्ग का अर्थ बताते हुए चार उदाहरण लिखिए। हमसे जब मैं क्लास ले रही थी ऑब्जेक्टिव का तो मुझसे एक गलती हुई थी, और उसमें मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन पूछा जो शब्द के आदि में लगकर शब्द का अर्थ बदल दे वो क्या है, और मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रत्यय, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चलता रहता है आदि का अंत, बट आदि का अंत तो विलोम है, मतलब आदि मतलब तो प्रारंभ करना हुआ, अंत मतलब खत्म हुआ, तो ये चीज़ मैं मुझसे स्किप हुई थी और मैंने आप लोगों को गलत बताया था, कहीं दो चार जगह मैंने इसको सही भी कराया, आज फिर मैं इसको बता दे रही हूँ कि आदि मतलब प्रारंभ होता है, आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ में जो लगे वो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रारंभ में जो लगे उपसर्ग हो गया, और अंत में जो लगे वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा और सही कर लीजिए। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और बार बार यही लिख के आ रहा है कि आदि, और आदि की वजह से क्वेश्चन ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, प्रत्यय, क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में ही चलता रहता है आदि अंत, आदि मतलब अंत, मतलब ये दिमाग में ऐसा सेव हो गया है कि ये ज़्यादातर गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि आदि मतलब प्रारंभ होता है, जो प्रारंभ में लग के शब्द के अर्थ को बदले वो उपसर्ग है, जो अंत में लगे वो क्या है, प्रत्यय है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्या था कि उपसर्ग का अर्थ बताइए। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जड़कर, क्या है, आरंभ, आरंभ की जगह पे वहां पे क्या लिख के आएगा, आदि लिख के आएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। आदि के आरंभ में जुड़कर इसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। अब ये देखिए मर था,
इसके आगे क्या जुड़ा, आ जुड़ा, तो क्या हो गया, अमर हो गया। क्रमण था ना, आगे क्या जुड़ा, अति जुड़ा, तो अतिक्रमण हो गया। नैतिक है ना, आ जुड़ गया, क्या हो गया, अनैतिक हो गया। आलय था, न्याय जुड़ा, न्यायालय हो गया। मतलब जो आगे जुड़े, आगे जड़े, उसे क्या कहते हैं, देखिए छोटा आ, अगर हम लोग इसको छोटा ऊ ही रख रहे हैं तो छोटा ऊ अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ना, पहले ही तो आता है छोटा बड़ा। तो पहले क्या है, आ, इसलिए इसमें पहले लगेगा। और प्रत्यय, आ के बाद में ही प्रा आएगा, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए बाद में, कि जो बाद में लगे वो प्रत्यय और जो आगे लगे वो उपसर्ग। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ बताना है। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाए तो क्या हो जाता है, कड़वाहट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, समासिक पद किसे कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। समासिक, जो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से परस्पर मिलकर शब्द बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, है ना। और एक कोई है, 6 समास है, आप इसको याद रखिए। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि, क्रमधारय समास और क्या है, द्विगु समास। तत्पुरुष समास में 2 आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति जाति, अवस्था, स्थान, वस्तु इत्यादि के नाम का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा क्या है, वे सभी वस्तु जिनका हम नामकरण कर सकते हैं, वे सभी क्या हैं, संज्ञा है। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी क्या हैं, संज्ञा हैं। सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, अपने, किसने, मतलब ये सारी चीजें क्या हैं, सर्वनाम है। जैसे क्या होता है, कभी कभी एक ही नाम के कई लोग होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर दो राम बैठे हैं तो हम लोग नाम लेने की बजाय हम लोग ने इशारे से कहा आप यहाँ आइए। उससे क्या हुआ, उसको पता चल गया और हमें उसका नाम नहीं लेना पड़ा। तो संज्ञा के स्थान पे हमने उसको क्या बोल दिया, आप बोल दिया, तुम बोल दिया। तो ये क्या है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के प्रकार बताइए। 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। मैं इसको अभी डिफाइन नहीं करूंगी, आप लोग जानते होंगे। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो पुरुषवाचक हो गया, जिसमें निज यानी स्वयं की बात हो वो निजवाचक हो गया। संबंध, जहाँ पे 2 व्यक्तियों का संबंध, जहाँ पे प्रश्न किया जा रहा हो प्रश्नवाचक। जहाँ निश्चय है कि आज वो आएंगे, निश्चय, वो निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चय, पता नहीं दरवाजे पे कौन आया है, क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। क्रिया के भेद पूछता है, क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, याद रखें। क्रम के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रम के आधार पर, रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर सकर्मक क्रिया होता है ना, तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है। क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रम पर पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए जरा, कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं।
विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और क्या होता है, संकेतवाचक। आप इसको ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें उसका अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लिंग की परिभाषा आप सब जानते होंगे, शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंगों में से ही किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वह पुल्लिंग होगा या तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। बस संस्कृत में 3 की बात की गई है। एक क्या होता है, नपुंसक लिंग। वचन के प्रकार बताइए। तो वचन 2 प्रकार के, शाश्वत और मौन वचन। हम लोग तेज तेज भी चीजों को पढ़ते हैं और मन में भी पढ़ते हैं। शाश्वत वचन किस प्रकार किया जाता है। शाश्वत वचन 2 प्रकार का होता है। प्रथम, एक व्यक्ति किसी लिखित भाषा का वचन करे, जैसे कथावाचक का वाचना, बालकों द्वारा एक एक करके पढ़ना, ये सब क्या है, शाश्वत वचन। बालकों द्वारा एक एक करके पढ़ना भी वो एकल वाचन हो गया, और शाश्वत वो कथावाचक क्या हो गया कि एक पढ़ रहा है और सब सुन रहे हैं। मौन वाचन क्या हो गया कि मौन वाचन का अर्थ स्वयं से स्पष्ट है। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि क्या पढ़ा जा रहा है, यही क्या है, मौन वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुकल्पी में पूछता है कि वाक्य के कितने अंग हैं। तो आप याद रखिए 2, एक उद्देश्य एक विधेय। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, क्या होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पद क्रम का क्या अर्थ है। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, पद क्रम कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य मैंने इसको पढ़ाया है, अच्छे से डिफाइंड किया है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ। मिश्रित वाक्य क्या है, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अधिक उपवाक्य हो तो क्या होता है, मिश्रित वाक्य। जैसे डॉक्टर ने कहा कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। आप ये याद रखिए कि यहाँ पे की आ जाए, लेकिन आ जाए, ये सब क्या है, मिश्रित वाक्य है। मैंने ट्रिक भी बताया है उसमें कि कहाँ पे कौन से शब्द हो तो कौन सा मिश्रित होगा, कौन सा सरल होगा, कौन सा संयुक्त होगा। व्यूह का विलोम, निर्व्यूह, अव्यूह, ये सब क्या है, व्यूह का विलोम। मैंने कहा होगा, वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, मैंने कहा होगा। संदेह, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेहवाद, अनिश्चयवाचक, मतलब ये सब क्या है, संदेह में ही आ रहे हैं सारे, और सरल भी है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, तो उत का प्रयोग हो रहा है। जिसके हाथ में चक्र हो तो वो क्या हो जाएगा, चक्रपाणी, चक्रधारी, चक्रधरी, आप सभी जानते होंगे। जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द प्रति उत्पन्नमति, वो प्रति उत्पन्न है कर लेता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रति उत्पन्नमति। प्रति उत्पन्नमति यही है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर है, जिसके पास वीर है उसके अंदर उत्साह तो अधिक रहेगा ना। कंधी का तत्सम, कक्तिया, कड़कती, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। पर्वत के ऊपर समतल भूमि, पर्वत के ऊपर समतल भूमि का क्या हो जाएगा, अधिकत्या, अधित्यका। ये क्वेश्चन अंश और क्या है कि अंश, ये आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर अगर एग्ज़ाम
मतलब जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर करके ही आए हैं, तो वो उन लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन उन लोगों से पुट अप किया गया था। अंश का क्या हो जाता है? भाग। अंश का क्या हो जाता है? भाग। एक अंश का क्या हो जाता है? कंधा। ध्यान रखिए, हो सकता है फिर से इस बार पूछ ले। नेक्स्ट, स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें हमें किसी और की सहायता ले, मतलब जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम। देखिए, उत्थान और मूक का पूछा है। मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल में ज्यादा बोलने वाला। उत्थान का पतन हो जाएगा। आ उपसर्ग से आने वाले दो शब्द आजन्म, आगमन, आकाश, ये सब क्या है? आप आ लगा के बना सकते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, मैं, तुम, वे, उन्हें, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम। पत्र कितने? एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। मैंने आप लोगों को बताया औपचारिक पत्र हम लोग किसे लिखते हैं? व्यवसाय को लिखते हैं ना। व्यवसायिक अनौपचारिक पत्र वे हो गए जिनको हम जानते हैं, है ना, उनको अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। प्रति उपसर्ग वाले दो शब्द प्रतिकूल, प्रतिछाया। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय पूछा है कारक, आप बोलिए कारक, अकार है लास्ट में, यही हो गया आपका। ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार है? लंड लकार है। ये भूतकाल की बात कर रहा है। क्यों? ईशा ने पत्र पढ़ा मतलब वो पत्र पढ़ चुकी है। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेष क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है इसमें। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि चौराहा में कौन सा समास है। आज मैं हिंदी के ही क्वेश्चन आप लोगों की पुटअप करूंगी, साथ में आपके वैकल्पिक प्रश्न तैयार होते रहें साथ में। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कमेंट करके बताइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची। वर्णन का कथन हो गया, आख्यान हो गया। सर्वनाम के दो उदाहरण। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, ये सब क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। प्रा उपसर्ग से बनने वाले प्रचार, प्रसार हो गए। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। प्रत्यय के कृदंत प्रत्यय ये सब आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत हुआ है कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। देख लीजिए ध्यान से। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन, वर्तमान, भूत, भविष्य। अनुकरण वाचन क्या हो गया? होता है अध्यापक पढ़ाता है और छात्र उनकी क्या करता है? नकल करता है। अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो गया? अनुकरण वाचन। मौन वाचन, मौन वाचन व्यक्ति दूसरे को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। मौन वाचन आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होता है? दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता हो वह शब्द पुरुषवाचक हो गया। इसमें वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक क्या होता है? अन्य पुरुष। अधि उपसर्ग से क्या बनता है? अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम, अध्यक्ष। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या है? क्रिया विशेषण है। ये आप याद रखिए। विदुषी शब्द का बहुत पूछता है। विदुषी, तपस्वी, पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का क्या हो गया? विद्वान हो गया। तपस्वी का, तपस्वनी का क्या हो गया? तपस्वी हो गया। अशुद्धि शोधन में शब्द एवं वाक्य कुछ उदाहरण। शब्दों को शुद्ध रूप से जानकारी न होने के कारण उच्चारण गलत करने की वजह से शब्दों में क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियां अधिक देखने को मिलती है, आप जानते ही हैं। आप मैं कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जितने भी ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ पे नाराज,
गलत लिखा हुआ है, सही ऐसे लिखा जाएगा, पूर्व गलत लिखा है, तिथि गलत लिखा है। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस इतना लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। मैं कुछ शब्द और हैं उनका भी आप ले लीजिए। आई होप कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। जो बचे हैं उसका भी आप ले लीजिए। मैं इसको स्किप करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ। इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है, आपको उसको शुद्ध लिखना है। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको समझाने या पढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से देख के इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ये देखिए, फिर शुद्ध अशुद्ध ऐसे ही वो सारे आप वर्ड अगर तैयार कर लिए तो आप कर लेंगे। देखिए, प्रिया गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। बुद्धिमान आप जानते हैं कि गलत, श्रीमती ऐसे लिखते हैं। उत्सव में आधा ता रहता है। आप इन सब चीज़ों को तो देख ही सकते हैं। भाववाचक कितना ईजी है, आप इसको तो जानते हैं। जिन शब्दों में व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव अवस्था विशेष का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे पुरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? भाव हैं। अभी उपसर्ग में जोड़कर क्या बनेगा, है ना? अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या हो गए? अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा। सम उपसर्ग सम्मुख, सम्मेलन। प्रकृति में सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। पंच परमेश्वर किसकी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये देख लीजिए, सन 2019 के हैं। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा होना। सरवर कुमार, आप ये बहुत सुने होंगे, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। प्रसंगोचित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय। प्रसंगोचित हम लोगों ने किया सन 2000, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने उनको देख लिया। आई होप कि आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। और चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आप लोगों से कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। आप चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़िए। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। बस थोड़े से जानकारी की आपको सिर्फ ज़रूरत है। और अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे? अच्छे नंबर से पास होंगे। साथ में आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। और हिंदी के जितने अति लघु प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। साथ में आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र मॉर्निंग में उसकी क्लास प्रॉपर हो रही है। और मैं जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि सन 2015 तक या 16 तक ही मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराऊंगी, तो मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। साथ में हमारे अति लघु प्रश्न भी चल रहे हैं। हमने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे सन 2015 से 23 तक के, मैंने सारा करा दिया है। एक वीडियो में सारे अलग अलग वीडियो मैंने कराए हैं, आप उसको जाके देखिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन सभी दोस्तों को जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।